इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स जो लेबोरेटरी में माइक्रोबायोलॉजी के यूज होते थे, और कुछ एक मीडिया प्रिपरेशन के लिए मीडिया का कंपोजिशन देखा था। तो थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था कि किस तरह से मीडिया बनाई जाती है। तो उसी के आगे मैं शुरू करती हूँ। प्रिपरेशन ऑफ मीडिया के बाद कुछ एक टेक्निक्स पढ़ेंगे कि किस तरह से फंजाई का आइसोलेशन किया जाता है। तो फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ पीडीए मीडिया। तो पीडीए मीडिया बनाने के लिए boil 200 gram of potatoes in 500 ml of water for 30 minutes, and then with the help of a glass rod, by touching the boiled potatoes, if they are softened then it means कि potatoes boil हो गए हैं. Then after mashing them, filter through the muslin cloth or cheese cloth, discard the residue, take the filtrate, and in another 500 ml of distilled water, dissolve agar, 20 gram of agar on hot plate. In hot water you have to dissolve the agar. Now mix the 500 ml of boiled boiled potato extract and 500 ml of dissolved agar solution in a conical flask, and mix the dextrose 20 gram. होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ पीडीएम मीडिया आपको मिल जाएगा। फिर इस कोनिकल फ्लास्क को, जिसमें कि आपका डेक्सट्रोज है, मोल्टन अगार है और पोटैटो एक्सट्रैक्ट है, सबको मिला करके आप एक होमोजेनियस सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में बना लेंगे। अगर 1 लीटर वॉल्यूम का कोनिकल फ्लास्क है तो उस मीडियम को आप जिसका उसका टोटल वॉल्यूम 1 लीटर कर लेंगे, और फिर दोनों जितना कंप्लीट 1 लीटर वॉल्यूम आपको आया है उसको आप फिर 2 कोनिकल फ्लास्क में 500 ml के सेपरेट कर लेंगे। उन दोनों कोनिकल फ्लास्क को आप ले करके उसकी फिर प्लगिंग की जाती है। तो प्लगिंग किससे? कॉटन प्लग बनाए जाते हैं। जब आप काम करेंगे तब सीखेंगे कि किस तरह से कॉटन प्लग बनाया जाता है। प्लगिंग करने के बाद में दोनों कोनिकल फ्लास्क के ऊपर, प्लग के ऊपर आपको एल्यूमिनियम फॉइल से या फिर ब्राउन पेपर से विद द हेल्प ऑफ थ्रेड बांधना पड़ता है। कॉटन प्लग्स आप बना भी सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कॉटन प्लग्स को बनाने के बाद में उसको मसलिन क्लॉथ से रैप करके थ्रेड की हेल्प से बांध दिया जाता है, और मल्टीपर्पस होता है, कई बार भी उसको यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से प्लगिंग करने के बाद में एल्यूमिनियम फॉयल या ब्राउन पेपर से रैप करके दोनों कोनिकल फ्लास्क को 500 ml जिसमें आपका सॉल्यूशन बन चुका था, उसको आप ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन के लिए रख देंगे। ऑटोक्लेव में 15 मिनट तक 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 पौंड प्रेशर पर वो स्टेरिलाइज हो जाएगा, और फिर आप उसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में जब स्टेरिलाइज्ड मीडिया आपको मिल गया है, तो नाउ ब्रिंग द मीडिया टू द स्टेरिलाइज्ड सरफेस ऑफ लैमिनार फ्लो। अब लैमिनार फ्लो को इसी के बीच में आपको ऑन करना होगा जबकि आप मीडिया बना रहे हैं, और लैमिनार फ्लो की सरफेस को आप स्टेरिलाइज करेंगे, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का हर एक काम लैमिनार फ्लो में स्टेरिलाइज्ड एनवायरनमेंट में होगा। उसको आप 90% अल्कोहल से उसके सरफेस को वॉश कर लेंगे, और उसके जो साइड वॉल्स होती हैं उसको वॉश कर लेंगे। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, नीडल या फिर बीकर या मेजरिंग सिलेंडर, जो भी आपको पिपेट वगैरह है, जो भी आपको यूज करना है, वो स्टेरलाइज्ड होने चाहिए। और स्टेरलाइज करने के लिए आपको इस ग्लासवेयर्स को हॉट एयर ओवन में रखना होगा पोरिंग वगैरह के पहले। तो ग्लासवेयर को मैंने पिछली बार बताया भी था कि स्टेरलाइज करने के लिए हॉट एयर ओवन में डाला जाता है, जहां पर कि 2 to 4 आवर्स 150 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ग्लासवेयर्स या आपके नीडल या जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं उनको स्टेरिलाइज कर किया जाता है। और जब वो स्टेरिलाइज हो जाएंगे उसके बाद में उनको, जब वो ठंडे हो गए
तब आप लेमिनार फ्लो में ला करके जो चीज आपको यूज करनी है उसी चीज को ले करके आप लेमिनार फ्लो जिसको कि आपने स्टेरिलाइज किया हुआ है वहां ला करके यूज करना शुरू करेंगे। तो अगर ये मीडिया आपका स्टेरिलाइज हो गया है, इसको आप कूल करिए। कूल करिए 40 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस कूल्ड मीडिया में अब आप अगर आपको फंजाई आइसोलेट करना है तो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन डालना होगा। करीब 10 मिलीग्राम का स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन आप स्मोल्टन 45 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपको मीडियम आ गया है, स्टेरिलाइज्ड है, उसमें आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में उसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में आप पेट्री प्लेट पर पोर करेंगे। पोरिंग के लिए आप डायरेक्टली भी पोर कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ पिपेट्स भी यूज कर सकते हैं। स्टेरिलाइज्ड पिपेट्स यूज किए जाते हैं डिफरेंट वॉल्यूम के। अब 10 ml करना है तो 10 ml पोर करने के लिए आपको 10 ml वॉल्यूम का पिपेट यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपने पोरिंग कर ली। तो ये था आपका मीडिया प्रिपरेशन एंड पोरिंग ऑफ मीडिया। फिर एक और आज के डिस्कशन में बार बार मीडिया का एक जिक्र होगा जिसको कहते हैं जेपेक्स डॉक्स अगार मीडियम। तो इसका कंपोजिशन मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। इसमें होता है सोडियम नाइट्रेट 2 ग्राम, डाइपोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 1 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 0.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 0.5 ग्राम, फिर फेरस सल्फेट 0.01 ग्राम, सुक्रोज 15 ग्राम एंड डिस्टिल्ड वाटर 1000 ml। इसमें डाइपोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को छोड़ करके बाकी सारे के सारे, और अगार भी होगा, है ना, अगार नहीं लिखा है, 15 ग्राम अगार भी डालेंगे। तो सभी कंपोनेंट्स को आप डिसॉल्व कर लीजिए वाटर में और 500 ml में आप सारे कंपोनेंट्स को डिसॉल्व कर लीजिए और रेस्ट ऑफ द 500 ml में आप अगार को डिसॉल्व कर लेंगे, दोनों को मिक्स कर लेंगे और थोड़े अमाउंट में डाइपोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को अलग से डिसॉल्व करके फिर उसी मीडियम में मिला लीजिए और फिर सबको मिक्स करने के बाद में कोनिकल फ्लास्क में उसी तरह से 1 लीटर के कोनिकल फ्लास्क में टोटल वॉल्यूम 1000 ml का ले लीजिए और टोटल कंपोनेंट्स को 2 कोनिकल फ्लास्क में आप डिवाइड कर लीजिए। उसी तरह से प्लगिंग करने के बाद में ऑटोक्लेव में डाल करके उसको स्टेरिलाइज कर लीजिए 15 मिनट्स तक 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 15 पाउंड प्रेशर पर। अब जो मीडिया हम लोगों का बन गया है उस मीडिया को हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं। या तो हम उनका अगार प्लेट बना लें, या फिर हम अगार डीप ट्यूब बना लें, या फिर हम अगार स्लांट्स बना लें। तो अगार प्लेट के लिए पेट्री प्लेट्स में उनको पोर किया जाता है। पेट्री प्लेट्स ये बोरोसिलिकेट्स के बने होते हैं, ग्लास पेट्री प्लेट्स होते हैं। बोरोसिल, तो बोरोसिल में बोरोसिलिकेट डाला जाता है, बोरॉन सिलिकेट, बोरॉन ट्राइऑक्साइड यूज किया जाता है जिसका कि जो एक्सपेंशन होता है वो बहुत कम होता है, थर्मल एक्सपेंशन कम होता है क्योंकि लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो हायर टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर लेते हैं और टूटते नहीं है। इसी तरह की ये टेस्ट ट्यूब वगैरह भी बोरोसिलिकेट की बनी हुई होती हैं। तो डायमीटर इनका 5 to 10 सेंटीमीटर वेरी करता है, डिपेंड करता है आपको किस तरह के पेट्री प्लेट को किस पर्पस के लिए यूज करना है। और हाइट इसकी करीब 10 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर तक होती है। तो रेशियो डायमीटर टू हाइट जो है वो 1:10 का रेशियो होता है। इसी तरह से इसमें 10 to 15 ml अगार को आप पोर कर लेते हैं। दूसरा है अगार डीप ट्यूब। इनको यूज किया जाता है जब आपको मीडियम को स्टोर करना है या फिर उसको ट्रांसफर करना है कल्चर को एक जगह से दूसरे जगह पर। और इसी तरह से अगार प्लांट्स को भी लॉन्ग टर्म यूज के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए या स्टोरेज पर्पस के लिए कल मीडिया में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस तरह से ग्रो किया जाता है। तो जब मोल्टन मीडिया को पेट्री प्लेट्स में ट्रांसफर करते हैं थोड़ी समय के बाद में इसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर अगार
डीप ट्यूब आपको बनानी है तो कल्चर ट्यूब में मीडिया ट्रांसफर करने के बाद में उसको अपराइट रहने दीजिए, और जब वो सॉलिड होगा तो इस तरह से अगार ट्यूब बन जाएगी। इसमें इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है जिनको ऑक्सीजन की कम जरूरत होती है, जैसे बैक्टीरियल कल्चर एक्सेट्रा। जबकि ये अगार प्लांट्स को बनाने के लिए इसमें आप मोल्टेन मीडिया ऐड करिए। जब मोल्टेन मीडिया आप डाल देंगे तो उनको स्लांटिंग पोजीशन में रख दिया जाता है। तो स्लांटिंग पोजीशन में रखने के बाद में उनका जो मीडिया सॉलिडिफाई होगा वो इस तरह से सॉलिडिफाई हो जाता है। सरफेस एरिया इस तरह से अगार डीप ट्यूब से इस मीडियम का थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इस तरह से ये फ्रंट व्यू है अगार स्लांट्स का, और ये साइड व्यू है। तो यहाँ पर आप माइक्रोब को यहाँ पर इनोकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद में वो ग्रो करता है। तो स्लांट्स को यूज करने का ये भी एक पर्पस होता है कि इसमें स्ट्रीकिंग आसानी से हो जाती है, इसमें स्ट्रीकिंग करने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से 3 तरह से हम स्टेरिलाइज्ड मीडिया को माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है टेक्निक्स टू आइसोलेट एंड कल्चर फंजाई फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि फंजाई यूबिक्यूटस है, ओमनी प्रेजेंट है। दे आर प्रेजेंट इन सॉइल, एयर, वाटर, फूड, सीवेज, डिकम्पोजिंग मैटर, लिविंग प्लांट्स एंड ऑन बॉडी सर्फेसेस, हर जगह है। हमारे बॉडी के ऊपर ये केराटिनोफिलिक फंजाई के फॉर्म में पाए जाते हैं, हमारे नेल्स में पाए जाते हैं, डर्मेटोफाइट्स की तरह से स्किन पर पाए जाते हैं। तो दे आर ओमनी प्रेजेंट। और माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन फंजाई को सेपरेट करते हैं उनकी एक मिक्स्ड पॉपुलेशन से, और उसके बाद में उन फंजाई को हम लोग स्टडी करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर देयर स्ट्रक्चर, फॉर देयर बायोकेमिकल यूजेस एंड फॉर एकेडमिक पर्पस ऑल्सो। अब एक प्योर कल्चर क्या होता है? प्योर कल्चर ऐसा कल्चर होता है जो कि एक सिंगल स्पोर से या एक सिंगल माइसीलिया के फ्रैगमेंट से डेवलप करता है, जो अनएडल्टर्ड होता है। मतलब कि जब एक सिंगल स्पोर या एक सिंगल माइसीलिया जर्मिनेट होने के बाद में एक कॉलोनी को बना रहा है, तो उसके साथ में दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, वो एकदम प्योर फॉर्म में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं। और उस एक सिंगल स्पोर या एक सिंगल माइसीलियल फ्रैगमेंट से, उस प्रोपेग्यूल से जब एक कॉलोनी बनेगी तो उसको कहा जाता है कल्चर, प्योर कॉलोनी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। चाहे वो बैक्टीरियल कॉलोनी हो या बैक्टीरियल कल्चर हो, चाहे वो फंगल कल्चर हो। तो आज की प्रेजेंटेशन का क्या क्या कंटेंट्स होंगे? Isolation of fungi from soil, water by serial dilution, agar plating or viable plate count method. Isolation of fungi from soil by workup method. Isolation of vesicular arbuscular mycorrhizal spores from the soil by 2 methods, sieving method or flotation method. Isolation of fungi from rhizosphere. Isolation of root surface rhizoplane mycoflora. Isolation of fungi from phyllosphere or phylloplane by 2 methods, by serial dilution plate method and by leaf impression method. Isolation of fungi from air. Isolation of aquatic fungi by 2 methods. Isolation of aquatic fungi by baiting in laboratory. Isolation of aquatic fungi by baiting in the field. Now, after isolation of fungi, they are separated or further subcultured for obtaining the pure cultures. There are different methods to get a pure culture of fungi. These methods are streak plate method, pour plate method, spread plate method, subculturing or picking off technique, and hyphae tip cut method. हम पूरे माइक्रोबायोलॉजी के लैब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखते हैं वो होती है पेट्री प्लेट। जैसा अभी हमने देखा, तो पेट्री प्लेट को जब लिखा जाता है तो उसका पी हम लोग हमेशा कैपिटल लिखते हैं,
तो इसका क्रेडिट जो पी का कैपिटल लिखना है, इसके पीछे कारण है क्योंकि जो पेट्री प्लेट है उसका इन्वेंशन जूलियस रिचार्ड पेट्री ने 1887 में किया था, जबकि वो एक असिस्टेंट की तरह से रॉबर्ट कोच जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे उनके साथ काम कर रहे थे। रॉबर्ट कोच ये वही है जिन्होंने कोच पोस्टुलेट्स दिए थे। उन पोस्टुलेट्स से हम ये पता करते हैं कि आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म रियली उस डिजीज को कॉज कर रहा है जो सिम्टम उसके ऊपर दिख रहे हैं। इस चीज को कंफर्म करने के लिए रॉबर्ट कोच ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, उसी पोस्टुलेट्स को की हेल्प से ये बात प्रूफ की जाती है। तो ये जूलियस रिचर्ड पेट्री बहुत ही एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करते थे। इनके फादर और ग्रैंडफादर दोनों ही प्रोफेसर एंड डायरेक्टर हुआ करते थे उस समय जर्मनी में बर्लिन यूनिवर्सिटी में। प्रोफेशनली ये एक फिजिशियन थे, जे.आर. पेट्री। 1887 में इन्होंने पेट्री प्लेट को इन्वेंट किया था और 1890 में रॉबर्ट कोच ने अपने कोच पोस्टुलेट्स दिए थे। कुछ लोग कहते हैं कि इसका क्रेडिट रॉबर्ट कोच को जाता है पेट्री प्लेट का इन्वेंशन करने का, और जे.आर. पेट्री ने तो खाली उसको मॉडिफाई किया था। लेकिन जो भी हो, पेट्री प्लेट में पी कैपिटल लिखने का जो श्रेय जाता है वो जूलियस रिचर्ड पेट्री को ही जाता है। पेट्री प्लेट एंड जे.आर. पेट्री। माइक्रोबायोलॉजी में कुछ एक कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, जैसे कि एक टर्म है इनोकुलेशन। Inoculation means the transfer of the inoculum to the culture media is known as inoculation. The transfer of the inoculum to the culture medium is known as inoculation. मतलब कि कोई इनोकुलम क्या है? कोई भी ऐसा एजेंट जो कि माइक्रोब को की कॉलोनी को बना दे। यहाँ पर कल्चर ट्रांसफर की बात हो रही है, तो यहाँ पर इनोकुलम एक ऐसा प्रोपेग्यूल होगा, चाहे वो स्पोर है या फंगल प्रोपेग्यूल हो, जो कि एक नई कॉलोनी को हमको बना करके देगा कल्चर मीडिया पर। तो इनोकुलेशन माने कि दो तरह का इनोकुलेशन हो गया, इन विट्रो इनोकुलेशन एंड इन विवो इनोकुलेशन। इन विट्रो इनोकुलेशन माने कि आप कहीं बाहर से फंगल या बैक्टीरियल प्रोपेग्यूल को ला करके कल्चर मीडिया पर अगर इनोकुलेट कर दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं, जिससे कि फर्दर उसकी ग्रोथ हो, तो उसको हम कहेंगे इन विट्रो इनोकुलेशन। और इन विवो इनोकुलेशन क्या होगा कि कल्चर जो आपका लेबोरेटरी में आपने कल्चर किया है उसमें से एक प्रोपेग्यूल को या एक इनोकुलम को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट में चाहे एनिमल में, इंट्रोड्यूस करें, तो उसको इन विवो इनोकुलेशन कहेंगे। फिर दूसरा एक और टर्म है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होगा कि दिस इज द सेपरेशन ऑफ द माइक्रोब फ्रॉम सॉइल, एयर, वाटर और फ्रॉम होस्ट टिश्यूज, है ना। उसको सेपरेट कर रहे हैं आप, चाहे सॉइल से सेपरेट करें, चाहे एयर से सेपरेट करें या वाटर से सेपरेट करें, उसको आइसोलेट कर ले, या होस्ट टिश्यू से, जैसे कि प्लांट सेल है, प्लांट पार्ट है, वहां से आपको आइसोलेट करना है ऑर्गेनिज्म और उसके बाद में उसको स्टडी करना है, तो इसको कहेंगे आइसोलेशन। तो देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स, इनोकुलेशन एंड आइसोलेशन। नाउ आइसोलेशन ऑफ फंजाई। फंजाई को आइसोलेट करने की क्या क्या टेक्निक्स है? टेक्निक्स तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारी हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ बेसिक टेक्निक्स को ही स्टडी करेंगे जो कि बहुत कम मिनिमम लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट में हम उनको आइसोलेट कर लें, और वो बेसिक्स है हर एक माइक्रोबायोलॉजी की लैब की। तो जैसे ये है सीरियल डाइल्यूशन, अगार प्लेटिंग मेथड और वायबल प्लेट काउंट मेथड। बहुत ही कॉमन मेथड है ये जनरली ज्यादातर आइसोलेशन में, चाहे सॉइल से आइसोलेट करें चाहे वाटर से आइसोलेट करें, इस मेथड को फॉलो किया जाता है। It is commonly used method for the isolation of fungi, bacteria, actinomycetes and algae from soil, foodstuffs, milk and water. इससे न केवल फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स को भी हम आइसोलेट कर सकते हैं।
This method is based on the principle that when material containing microorganism is cultured, each viable microorganism will develop into a colony. Hence, the number of colonies appearing on the plates represent the number of living organisms present in the sample. For example, हमको 1 ग्राम सॉयल में से फंजाई को आइसोलेट करना है. अब जो ये 1 ग्राम सॉयल है, इसमें नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम सॉयल करीब 10 बिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंटेन कर सकता है. तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 10 बिलियन माइक्रोब्स को एक सिंगल पेट्री प्लेट पर कल्टीवेट कर लें और उनको आइडेंटिफाई करके स्टडी कर पाए? तो ये पॉसिबल नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल. देयरफॉर it is suggested to dilute the sample having the microbes. उस सैंपल को जिसमें कि माइक्रोब्स इतने हैं, उनको हम सीरियली सिक्वेंशियली डाइल्यूट कर लें, जिससे कि डेंसिटी माइक्रोब्स की या नंबर ऑफ माइक्रोब्स धीरे धीरे उनके जो प्रोपेग्यूल्स हैं वो डाइल्यूट होते जाएं और इस कंडीशन पर पहुंच जाएं कि जो कॉलोनीज बने हम उनको स्टडी कर पाए, उनको आइसोलेट कर पाए. तो क्या किया जाता है? इन दिस प्रोसीजर अ स्मॉल मेजर्ड वॉल्यूम और वेट इज मिक्स्ड विद अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टेराइल वाटर और सेलाइन. सेलाइन क्या है? NaCl का 0.85% कंसंट्रेशन है. तो इस कंसंट्रेशन को हम डाइल्यूएंट कहेंगे या फिर डाइल्यूशन ब्लैंक कहेंगे. मतलब कि आप 1 ग्राम सॉइल को डाइल्यूट करते जाइए और डाइल्यूट करेंगे किसमें? चाहे स्टेराइल वाटर ले लीजिए, चाहे सैलाइन वाटर ले लीजिए, और उस सैलाइन को या उस स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर को हम डाइल्यूशन ब्लैंक कहेंगे. एकदम से ऐसा नहीं है कि 1 ग्राम सॉइल को हम 1 लीटर वाटर में डाइल्यूट करके डाइल्यूशन बना लें. ऐसा नहीं होता है. सीरियली सिक्वेंशियली डाइल्यूशंस बनाए जाते हैं. Dilutions are made in multiples of 10. Serial dilutions are prepared by transferring a known volume of the dilution to second dilution blank or so on. ये देखिए, जैसे डाइल्यूशन बनाना है आपको, तो वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, जैसे आपने 1 ग्राम सॉइल लिया या 1 ml आपने वाटर सैंपल लिया और डाइल्यूशन बनाना है, तो डाइल्यूशन के लिए वॉल्यूम ऑफ द सैंपल माने 1 ग्राम सॉइल ले लीजिए या 1 ml वाटर सैंपल ले लीजिए. टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल एंड द डाइल्यूएंट. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल क्या हो जाएगा? आपने का 1 ग्राम या तो सॉइल है या 1 ml वाटर सैंपल प्लस द डाइल्यूएंट होगा 9 ml. जो डिस्टिल्ड वाटर या सैलाइन वाटर ले रहे हैं वो 9 ml होगा. तो डाइल्यूशन इज इक्वल टू 1/10. इस तरह होगा. डाइल्यूशन निकालेंगे. Once diluted, the specified volume of the dilution sample 1 ml or 0.1 ml from various dilutions is added to sterile petri plates. Suppose जैसे आपने dilutions बनाया तो उनको टेस्ट ट्यूब में अलग अलग, जैसे कि किसी को 10.1, 10.2, 10:1, 10:-1, 10:-2, 10:-3 ऐसे करके लेबल कर लिया जाता है. अलग अलग डाइल्यूशंस आपने बना लिए. अब जो वो डाइल्यूशंस है, उन डिफरेंट डाइल्यूशन से आप 1 ml या 0.1 ml ये सस्पेंशन को अलग अलग पेट्री प्लेट्स में डालते जाएंगे और हर एक डाइल्यूशन के लिए 3-3 पेट्री प्लेट ली जाती है. वो 3 पेट्री प्लेट इसलिए ली जाती है ताकि आप उसका, जैसे आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है उसके लिए आसान होता है, और जो एक्सपेरिमेंटल एरर होते हैं उससे बचने के लिए आपको हर एक एक्सपेरिमेंट को ट्रिप्लिकेट में करना होता है. तो कहने का मतलब है कि जितने भी डाइल्यूटेड सस्पेंशंस आपने बनाए उसमें से 1 ml सस्पेंशन को आप पेट्री प्लेट्स में डाल लेंगे और फिर उसके बाद में उन पेट्री प्लेट में मोल्टन एंड कूल्ड
अगार मीडियम, पीडीए मीडियम डाल दीजिए या ज़ेपेक्स डॉक्स मीडियम, जो भी आपको यूज करना है उसको उसके ऊपर डाल दिया जाता है और फिर उसकी ग्रोथ देखी जाती है। द कॉलोनीज आर काउंटेड, फिर उसके बाद में उसको इंक्यूबेट कर दिया जाएगा 7 डेज के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेटर में रख करके। फिर 7 डेज के बाद में कॉलोनीज विल अपीयर एंड दीज कॉलोनीज आर काउंटेड ऑन द क्यूबेक कॉलोनी काउंटर। अब क्यूबेक कॉलोनी काउंटर क्या है? दिस इज अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट. It is provided with a magnifying glass. This magnifying glass magnifies the colonies about 1.5 times, and petri plates are placed here, and it is also प्रोवाइडेड विथ सम स्विचेस, और स्विच उसको ऑन करते हैं, लाइट यहाँ पर आपको दिखेगी। और आजकल ऑटोमेटिक क्यूबेक कॉलोनी काउंटर भी होते हैं, और रखते ही पेट्री प्लेट को वो आपके नंबर ऑफ कॉलोनीज यहाँ पर डिजिटल उसमें आपको दिखने लगती है क्यूबेक कॉलोनी काउंटर की। तो नंबर ऑफ कॉलोनीज इस तरह से जितनी भी आपकी प्लेट में आई है, जो बहुत छोटी हैं आप नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके हेल्प से देख सकते हैं। फर्दर इसमें स्क्वायर्स बने होते हैं। अगर वो बहुत मॉडर्न और ऑटोमेटेड कॉलोनी काउंटर नहीं है तो आप उसको मैकेनिकली भी यूज कर सकते हैं, उस स्क्वायर्स को देख करके उसको यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। हाँ, तो क्यूबेक कॉलोनी काउंटर का क्या मतलब है, क्यों उसे यूज करना चाहिए? Sometimes colonies are very small and too much crowded, making it difficult to count. Counting becomes easy when a mechanical hand counter called Quebec colony counter is used. It divides the plate into several square divisions, and the colonies are magnified 1.5 times by a magnifying glass, which makes counting easy. The number of organisms developed on the plate after the incubation period is obtained by multiplying the number of colonies obtained per plate by the dilution factor. अब कितने ऑर्गेनिजम्स उसमें डेवलप हुए, कितने ऑर्गेनिजम्स उस प्लेट में आ गए हैं, या पर ml हमने कितने ऑर्गेनिज्म को पाया, उसको फिर कैलकुलेट करना होता है। तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे आप? To facilitate the calculations, the dilutions is written in exponential notation. जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे कोई डाइल्यूशन है, उसको हमने 1:1000 डाइल्यूशन है, 1 ml को हमने 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर लिया, तो उसको हम लिखेंगे 10⁻³ तो इस तरह से डाइल्यूशंस को लिखा जाता है। अब कैलकुलेशन करने के लिए नंबर ऑफ सेल्स पर ml is equal to number of colonies upon amount plated into dilution. Number of colonies, तीनों प्लेट्स में कितनी नंबर ऑफ कॉलोनीज आई उसका हम मीन निकाल लेंगे, और मीन निकालने के बाद में इट विल बी डिवाइडेड बाय द अमाउंट प्लेटेड। कितना अमाउंट हमने प्लेट किया था, 1 ml या 1 ग्राम, जो सैंपल का अमाउंट था, इनटू डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कितना है आपका 10⁻³ है ना। सपोज आपकी 100 कॉलोनीज आई तो 100 अपॉन 1 ग्राम इनटू डाइल्यूशन कितना है 10⁻³ इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स पर ml या पर ग्राम ऑफ सैंपल कैन बी कैलकुलेटेड। देखिए प्रोसीजर, अभी तक अगर नहीं समझ में आया हो तो प्रोसीजर से आप समझ जाएंगे कि सीरियल डाइल्यूशन मेथड से किस तरह से हम फंजाई को आइसोलेट कर सकते हैं। फर्स्ट, collect soil samples at random, minimum 5 from a field, mix thoroughly to make a composite sample. आप 5 जगहों से सॉइल कलेक्ट कर लीजिए और उनको कलेक्ट करके उसका पाउडर फॉर्म बना लिया जाता है और एक कंपोजिट सैंपल तैयार किया जाता है। ये नहीं कि एक ही जगह गए और सॉइल उठा के ले आए, आप कई 2, 4, 5 जगहों से सैंपल्स को कलेक्ट करिए। कलेक्ट करने के बाद में उसको पाउडर फॉर्म में बना लीजिए, उसमें बहुत बड़े बड़े टुकड़े या पत्थर वगैरह ना हो, सेपरेट कर लीजिए और एक कंपोजिट सैंपल बना लीजिए। अब आप टेस्ट ट्यूब्स को लेवल कर लीजिए। टेस्ट ट्यूब्स को लेवल इस तरह से कर लीजिए, एक पर लिखिए 10⁻⁻1 डाइल्यूशंस होंगे ये,
कि आपने कितने टाइम उस सैंपल को डाइल्यूट किया, 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3, 10 to the power -4 एंड सो ऑन। इस तरह से अप टू द 10 to the power -7 आप उन टेस्ट ट्यूब्स को लेबल कर लीजिए। अब लेबल करने के बाद में क्या करेंगे, आप पहले इनिशियल डाइल्यूशन बनाएंगे। तो हाउ द इनिशियल डाइल्यूशन विल बी मेड, prepare the initial dilution by adding 1 ml or 1 mg of the sample into 9 ml dilution blank labeled 10 to the power -1। जो 10 to the power -1 जिसमें आपने टेस्ट ट्यूब में लिखा हुआ है, उसमें आप इनिशियल डाइल्यूशन बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे इनिशियल डाइल्यूशन, 1 ml या 1 mg सॉइल सैंपल जो आप लेकर के आए उसको आप डाल दीजिए 10 to the power -1 जिस टेस्ट ट्यूब में लिखा हुआ है उसमें, और उसमें आपने कितना पानी डाला हुआ है, या डिस्टिल्ड वाटर या सलाइन वाटर कितना डाला हुआ है, 9 ml डाला हुआ है। तो 1 ग्राम या 1 ml प्लस 9 ml कितना हो गया, 10। और उस 1 ग्राम को आपने कितने टाइम डाइल्यूट कर दिया, 10 टाइम्स डाइल्यूट कर लिया। thus diluting the original sample 10 times, 1 upon 1 plus 9 is equal to 1 upon 10. It will be written as 10 to the power -1 या 1:10। इस तरह से आप डाइल्यूशन बनाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चे? यस मैम। है ना? यस मैम। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना? यस मैम। समझ में आ रहा है ना किस तरह डाइल्यूशन बनाएंगे? हाँ यस मैम। हाँ, नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, है ना? बीच बीच में लगता रहे कि हम लोग कनेक्टेड है, ठीक है? अब देखिएगा फिर हाँ, फिर ये देखिए, ये आपका 10 to the power -1 डाइल्यूशन बना, ठीक है? अब ये जो कंटेंट्स है वाटर प्लस सॉइल का जो ये डाइल्यूशन बना, मिक्स द कंटेंट्स बाय रोलिंग द ट्यूब बैक एंड फोर्थ टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स को जो कंटेंट है उसको ऐसे हिला करके आप यूनिफॉर्म कर लेंगे। अब फिर देखिए क्या करना है। अब पहला डाइल्यूशन हमारा 10 to the power -1 बन चुका है, ठीक है? फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब in which we have prepared 10 to the power -1 dilution, transfer 1 ml of the suspension while in motion to the dilution blank 2। blank 2 जिसमें हमने 10 to the power -2 लिखा हुआ है, उसमें पहले वाली डाइल्यूशन से 1 ml सस्पेंशन को डाल देंगे, और इसमें जिसमें 10 to the power -2 लिखा हुआ है, इसमें भी 9 ml सलाइन वाटर या डिस्टिल्ड वाटर होगा, ठीक है? तो हमने फिर जो इनिशियल सैंपल था उसको कितने टाइम डाइल्यूट कर दिया, 100 टाइम कर दिया, है ना? तो इसमें हमने डाइल्यूटिंग द ओरिजिनल स्पेसिमेन या सस्पेंस टू 100 टाइम्स, 1/10 into 1/10 is equal to 1/100 is equal 10 to the power -2। मतलब कि इस डाइल्यूशन में यहाँ पर हमने उसको 100 टाइम्स सैंपल को डाइल्यूट कर दिया है। इसी तरह से फिर देखिए, फिर जो 10 to the power -2 सस्पेंशन था, उसमें से 1 ml सस्पेंशन को लेके हम 10 to the power -3 जिस डाइल्यूशन ब्लैंक में था उसमें हमने रख दिया है। और हर बार हम किस तरह का यूज करेंगे, पिपेट से करना। ये सब ट्रांसफर जो हम कर रहे हैं 1 ml डाइल्यूशन को फ्रॉम फर्स्ट डाइल्यूशन टू नेक्स्ट डाइल्यूशन, वी हैव टू यूज स्टेराइल फ्रेश पिपेट इन ईच स्टेप, सो दैट कि जो कंसंट्रेशन है, वो जो रेशियो है या जो डाइल्यूशन है वो वेरी ना करे। thus diluting the original sample to 1000 times। पहले हमने क्या डाइल्यूट किया, 10 टाइम्स, फिर 100 टाइम्स और फिर 1000 टाइम्स, और इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 10 to the power -3 यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से इस प्रोसेस को रिपीट दिस प्रोसीजर टिल द ओरिजिनल सैंपल हैज बीन डाइल्यूटेड 10 to the power -7 टाइम्स, ठीक है? डाइल्यूट कर लिया, यहाँ तक डाइल्यूट करेंगे। फ्रॉम द एप्रोप्रिएट डाइल्यूशंस, है ना? अब कितने डाइल्यूशंस मिल गए आपको, 10 to the power -1 एंड 10 to the power -7, इतने तरह के आपको डाइल्यूशंस मिल गए। अब हर एक डाइल्यूशन से ट्रांसफर 1 ml और 0.1 ml ऑफ द सस्पेंशन व्हाइल इन मोशन, देखिए घुमाते रहना है टेस्ट ट्यूब को
क्योंकि जो सस्पेंशन या सैंपल होगा वो तो नीचे बैठ जाएगा ना उसके बॉटम पर। तो हमेशा जब भी हम एक डाइल्यूशन से दूसरे डाइल्यूशन में जाएं तो टेस्ट ट्यूब जो है वो मोशन में रहे और हर बार हम फ्रेश स्टेराइल पिपेट को यूज करें विद रेस्पेक्टिव पिपेट्स टू स्टेराइल पेट्री डिशेस, है ना। हर एक डाइल्यूशन में से हमको 1 ml सस्पेंशन को स्टेराइल पेट्री डिशेस में रख लेना। अब ये पेट्री डिशेस कहाँ से आएंगी? स्टेराइल पेट्री डिशेस आएंगी जिनको कि हमने कहाँ रखा हुआ है? ओवन में, हॉट एयर ओवन में 150 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर छोड़ दिया था 2 से 4 घंटे तक। अब वो स्टेरिलाइज हो गई है, ठंडी हो गई है, वहां से उठा करके हम कहाँ ले आएंगे? सबको लैमिनार फ्लो पर लाएंगे और वहां पर ये सब काम हमारा होगा, सब स्टेरिलाइज कंडीशन में होगा माइक्रोबायोलॉजी की लैब में। अब हर एक डाइल्यूशन के लिए हम कितनी पेट्री प्लेट्स लेंगे? 3-3 पेट्री प्लेट्स लेंगे। हर एक डाइल्यूशन के लिए 3-3 पेट्री प्लेट्स लेंगे एज रेप्लिकेट्स। अब देखिए जैसे जो मैं कंसंट्रेशन आपको बता रही थी, शायद आपको समझ में ना आए, बैक्टीरियल कल्चर मत पढ़िएगा इसको, आप सॉइल सैंपल पढ़िए। सॉइल सैंपल सपोज करिए सॉइल सैंपल है, ये सॉइल सैंपल हमने यहाँ रखा है, या वाटर सैंपल पढ़िए। अब यहाँ से हम जितना भी अमाउंट सपोज हम ले रहे हैं, जो भी सैंपल लेके आए, इसमें से हमको क्या लेना है? 1 ml। 1 ml लिया, इसमें हमारा 9 ml स्टेराइल वाटर है या सलाइन वाटर है। अब उस 1 ml को हमने 10 में डाला तो कितना डाइल्यूट हो गया? वो 10 टाइम्स डाइल्यूट हो गया। आप समझ में आ रहा होगा, फिगर से आ रहा है? यस है यस ना? हाँ, तो 10 टाइम्स से डाइल्यूट हुआ। फिर अब इसमें से आप अब 10 टाइम्स जो डाइल्यूट हो चुका है वहां से आप फिर 1 ml लीजिए और उसको नेक्स्ट 10 ml में डाइल्यूट करिए। 10 ml फिर ये सलाइन वाटर है, वही डिस्टिल्ड वाटर है या वही सलाइन वाटर है जिसको कि हम डाइल्यूएंट की तरह से यूज कर रहे हैं। इस तरह अब यहाँ पर 10 टाइम्स डाइल्यूट हुआ था, यहाँ पर इसमें से हम जब 10 टाइम्स डाइल्यूटेड पोर्शन में से जब हमने 1 ml ले आकर के फर्दर 9 ml में डाला तो ये डाइल्यूशन 100 टाइम्स हो गया। फिर यहाँ 100 टाइम्स में से हमने जब एक बार लेकर के इधर डाला तो ये 1000 टाइम्स हो गया डाइल्यूशन। तो इस तरह से हम सीरियल डाइल्यूशन, इसी मेथड को कहते हैं कि हम सैंपल को, चाहे वो वाटर सैंपल हो चाहे वो सॉयल सैंपल हो, उसके प्रोपेग्यूल्स को, उसके इनोकुलम को हम सीरियली किस तरह से डाइल्यूट करते जाते हैं सो दैट कि हमको जो कॉलोनीज मिले वो कम मिले, हम उनको काउंट कर पाए और उनको स्टडी कर पाए। ठीक है, अब है आपने सारे डाइल्यूशंस बना दिए, ठीक है। अब जितने भी डाइल्यूशंस बन गए, अब उनका हमको क्या करना है? Add approximately 15 ml of the melted media to 45 degree centigrade to each petri plate containing the diluted sample. अब हर एक डाइल्यूशन से आपने 1-1 ml सैंपल को पेट्री प्लेट्स में डाल लिया। उन के ऊपर आप क्या डालेंगे? उन पेट्री प्लेट में जिनमें कि आपने सैंपल डाला हुआ है, डाइल्यूटेड सैंपल डाला हुआ है, उसमें आप 15 ml मेल्टेड मीडिया डालेंगे। 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो क्या हो गई है? ठंडी हो गई है। इसमें आपको 10 मिलीग्राम स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन भी डालना है टू अवॉइड द बैक्टीरियल कंटामिनेशन, ठीक है। अब मिक्स द कंटेंट्स ऑफ ईच प्लेट बाय रोटेटिंग जेंटली टू डिस्ट्रीब्यूट द सेल्स थ्रू आउट द मीडियम। मीडियम जब 15 ml डाल, पहले आपने सस्पेंशन डाले थे, फिर उसमें आपने 15 ml मीडिया डाल दिया और फिर उसको आप रोटेट करके इस तरह से घुमाएंगे ताकि कि मीडियम पूरी प्लेट पर चारों तरफ फैल जाए और उसमें जितनी भी सेल्स है सैंपल में वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अच्छा, अब जब हम यहाँ तक पहुंचे तो जब हम फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं तो लगे हाथ हम बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स को किस तरह से इसी प्रोसेस से आइसोलेट करके स्टडी कर सकते हैं वो भी देख लें। केवल 3 लाइन और अधिक पढ़नी पड़ेगी हमको। जैसे इसके लिए हमें अब 3 तरह के ऑर्गेनिज्म लेने हैं। फंजाई को भी हम आइसोलेट कर सकते हैं, हम एक्टिनोमाइसीट्स को भी आइसोलेट इसी तरह से कर सकते हैं, एल्गी को भी कर सकते हैं। तो एल्गी के तो हम अलग क्लास लेंगे, उसमें बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक्टिनोमाइसीट्स, बैक्टीरिया और फंजाई के लिए जो 3 अलग अलग तरह के मीडिया यूज कर सकते हैं और एक ही प्रोसेस में 3 तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो जो 3 media are to be added to various dilutions are as follows. For example, for bacteria,
बैक्टीरिया के लिए हम मीडियम कौन सा लेंगे, न्यूट्रिएंट अगार मीडियम विद 10 to the power 4 to 10 to the power -7 डाइल्यूशन। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए हमें डाइल्यूशन जो लेना होगा वो होगा 10 to the power -4 to 10 to the power -7, मतलब कि ज्यादा डाइल्यूटेड पोर्शन लेना होगा सस्पेंशन का। ओरिजिनल मटेरियल का जो ज्यादा डाइल्यूटेड पोर्शन है वहां से हमको बैक्टीरिया मिलेगा। बैक्टीरियल सेल्स बहुत छोटी होती हैं, तो वहां से जाकर के हमको एक्सट्रीम डाइल्यूशन से हमें बैक्टीरिया हम आइसोलेट कर सकते हैं। और बैक्टीरिया आइसोलेशन के लिए वी हैव टू टेक द न्यूट्रिएंट अगार मीडियम। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए इसमें आपको स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन नहीं डालनी है, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल फिर ग्रोथ नहीं करेगी, एंटीबैक्टीरियल होता है वो। फिर एक्टिनोमाइसिड्स को अगर हमें आइसोलेट करना है तो हम जो मीडियम यूज करेंगे वो होगा ग्लिसरॉल यीस्ट अगार मीडियम। दिस विल बी सप्लीमेंटेड विद द ओरियोमाइसिन टू प्लेट विद 10 to the power -2 to 10 to the power -6। इसके लिए डाइल्यूशंस अलग है, 10 to the power -2 और 10 to the power -6। 2 से लेकर के 6 तक के जो डाइल्यूशंस है उनमें से आपको एक्टिनोमाइसिड्स मिल जाएंगे। बस आपको मीडिया थोड़ा दूसरा यूज करना पड़ेगा, ग्लिसरॉल यीस्ट अगार मीडियम यूज करना पड़ेगा, और सप्लीमेंटेड होगा ये ओरियोमाइसिन से। फिर लास्ट में देखिए हम फंजाई आइसोलेट कर रहे हैं, तो फंजाई को आइसोलेट करने के लिए आप पीडीए भी यूज कर सकते हैं, आप जेपेक्स डॉक्स भी यूज कर सकते हैं, आप सेबेरॉइड अगार मीडियम भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सेबेरॉइड अगार मीडियम सप्लीमेंटेड विद स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन टू प्लेट विद 10 to the power -2 से 10 to the power -5 डाइल्यूशंस को लेंगे तो हम फंजाई को आइसोलेट कर पाएंगे। अब आपने इतने काम कर लिए, क्या क्या कर लिया आपने, डिफरेंट डाइल्यूशंस बना लिए, डिफरेंट डाइल्यूशंस को पेट्री प्लेट में अलग अलग रख लिया, हर एक डाइल्यूशन के 3-3 आपने रेप्लिकेट ले लिए। ये सब काम आप लोग लैमिनार फ्लो के अंदर कर रहे हैं, जिसको कि आपने पूरा स्टेरिलाइज किया हुआ है, सरफेस को, इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने हाथों को भी हमेशा 90% अल्कोहल से स्टेरिलाइज करते रहते हैं। उसके अंदर सिर या अपना मुंह नहीं डाला जाता है, केवल हाथ अंदर डाले जाते हैं और उसके बाद में काम किया जाता है व्यूइंग पैनल के थ्रू देखते हुए। अब जब इतना काम हम कर दिया, उसमें हमने मीडिया भी डाल दी है प्लेट्स के ऊपर और ट्रिप्लिकेट बना दिया है, उसको हम मीडिया को फिर लेबलिंग भी कर लेंगे पर डाइल्यूशन के हिसाब से। अब इसको हम इंक्यूबेट कर देंगे, जितने भी प्लेट्स हमने बनाई पर डाइल्यूशन के 3-3 रेप्लिकेट जो भी बनाए उसको हम इन्वर्टेड पोजीशन में ले जा करके 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 to 7 डेज के लिए इंक्यूबेट कर देंगे फंजाई के लिए। अच्छा, अब ये कहा है इन्वर्टेड पोजीशन मींस कि प्लेट्स मस्ट बी केप्ट इन इन्वर्टेड पोजीशन, मींस पीडीए या मीडियम ऊपर होगा और जो उनके लिड्स होंगी, जो उनके ढक्कन होंगे वो नीचे होते हैं। इन्वर्टेड पोजीशन में इस तरह से जाना जाता है अपसाइड डाउन। इन्वर्टेड पोजीशन माने अपसाइड डाउन, ताकि जो मीडियम में वाटर एक्यूमुलेट हो या वाटर कंडेंसेशन हो वो लिड पर आ जाए और जो ग्रोइंग कॉलोनीज बन रही हैं उनको डिस्टर्ब ना करे। तो इसलिए हमेशा इन्वर्टेड पोजीशन में, अपसाइड डाउन पोजीशन में पेट्री प्लेट्स को इंक्यूबेट किया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 to 7 डेज फॉर फंजाई। अगर बैक्टीरियल कल्चर आइसोलेट करना है तो उसको टेम्परेचर विल बी गिवन एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा 24 to 48 आवर्स। 24 घंटे के बाद में बैक्टीरियल कॉलोनीज अपीयर होने लगती हैं। ठीक है, अब काउंट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगेगा वाइबल सेल्स पर ग्राम ड्राई सॉइल इज इक्वल टू मीन प्लेट काउंट। 3 प्लेट्स थी, उनमें आपको कितनी कॉलोनीज दिखी, इनटू डाइल्यूशन फैक्टर, किस डाइल्यूशन को आपने यूज किया था और कितना ड्राई वेट सॉइल का लिया था। इस फॉर्मूला को अगर आप लगाएंगे तो नंबर ऑफ वाइबल सेल्स आपको मिल जाएंगी। वाइबल सेल्स माने कि ये माना जाएगा ना एक कॉलोनी एक सेल या एक स्पोर से ओरिजिनेट हुई है, तो उस नंबर ऑफ कॉलोनी विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्पोर्स दैट आर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सैंपल। और डाइल्यूशन फैक्टर माने कि किस डाइल्यूशन पे आपने किस डाइल्यूशन पर उस प्लेट को बनाया है।
ये देखिए पूरी की पूरी प्रोसेस इस पिक्चर में है। सस्पेंशन है माइक्रोबियल सेल्स का, चाहे वाटर में हो चाहे सॉइल में हो। यहाँ से आपने 1 ml 9 ml में डाला, इसमें से 1 ml आपने नेक्स्ट 9 ml में डाला। इस तरह से 100 फोल्ड डाइल्यूशन, 1000 फोल्ड डाइल्यूशन, हर एक का 1 ml ही ट्रांसफर कर रहे हैं। ये देखिएगा, ज्यादा नहीं लेना है, केवल 1 ml लेना है। और मेजरमेंट बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो डाइल्यूशंस गड़बड़ा जाएंगे। तो 100 फोल्ड, 10 फोल्ड, 100 फोल्ड, 1000 फोल्ड, 10,000, 100,000 एंड मिलियन फोल्ड, यहाँ तक आप करेंगे। फिर आपने इसको कोनिकल फ्लास्क में है या जहाँ भी आपने स्टेरिलाइज्ड मीडिया लिया हुआ है, आइदर डायरेक्टली और विद द हेल्प ऑफ पिपेट पोर कर लेंगे। पोर करने के बाद में इसको इंक्यूबेट करेंगे। कॉलोनीज विल अपीयर ऑन द plates after 7 days while incubating for 7 days. आइसोलेटेड कॉलोनीज मिलती। तो ये था आपका, ये देखिए इसमें भी यही सेम है स्ट्रक्चर। तो जो पहले डाइल्यूशन में आप यहाँ पर देखेंगे कि 10⁻⁻1 से जो आपने प्लेट तैयार की थी, नंबर ऑफ कॉलोनीज बहुत ज्यादा थी, है ना। देख रहे स्पोर्ट्स कितनी कॉलोनीज आई हैं, दे आर सो मेनी दैट कैन नॉट बी काउंटेड, टू मैनी कॉलोनीज टू काउंट, बहुत ज्यादा होती है, काउंट करना मुश्किल होगा। अब इस तरह से जैसे जैसे डाइल्यूशंस बढ़ते चले जाता है, जितना हम डाइल्यूट करते जाते हैं सैंपल को, उतने ही कॉलोनीज का नंबर कम होते जाता है। यहाँ देख रहे हैं 10⁻⁻6 में एकदम कॉलोनी नहीं आई, 0 आई है ना, कम कॉलोनीज आती चली जाती हैं। तो अब हमको कॉलोनीज को काउंट करने, कॉलोनी नंबर काउंट करना कैसे करेंगे। सपोज इसमें 159 कॉलोनीज आई, 159, डाइल्यूशन फैक्टर कितना था 10⁻3, डाइल्यूशन कितना है 10⁻3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 159 इंटू 10⁻5, डेसिमल को शिफ्ट कर दिया तो ये 10⁻5 हो गया। तो इतनी सेल्स आई इस डाइल्यूशन पे पर ग्राम सॉइल पे या पर ml वाटर सैंपल में। पूरी प्रोसेस इस तरह से है फिर से डाइल्यूशन पर। और ये इम्पॉसिबल टू काउंट एट 10⁻⁻1 डाइल्यूशन, too many cells, too many colonies to count। 1000 कॉलोनीज आ गई, 100 कॉलोनीज आ गई और ये 10 कॉलोनीज आ गई, माने कि इसको आप आराम से काउंट कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड समझ में आया, सीरियल डाइल्यूशन मेथड। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे आइसोलेशन ऑफ फंजाई बाय सीरियल डाइल्यूशन मेथड, किस तरह से हमने 1 ग्राम सॉइल से सीरियली डाइल्यूट करते करते कॉलोनीज को अगार मीडियम पर ग्रो करा लिया, ठीक है, और उसको कैलकुलेट भी कर लिया। अब ये थोड़ा सा बहुत लेंदी प्रोसेस थी, बहुत सारे ग्लासवेयर्स की जरूरत होती थी, बहुत टाइम टेकिंग था। तो उससे थोड़ी सी आसान टेक्निक को लेकर के चलते हैं, ये थोड़ी सी आसान है। तो आइसोलेशन ऑफ फंजाई फ्रॉम सॉइल बाय वारकप मेथड, वारकप मेथड, दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय वारकप इन 1950। It is easier to use, less time consuming, requires less glassware, provides more qualitative informations. Procedure क्या है? You have to collect the soil at random in sterilized polythene bags. Make a composite sample by mixing the sample. उसी तरह से soil sample लेके आइए, randomly उनको इकट्ठा करिए, पत्थर और मोटे पार्टिकल्स को हटा दीजिए, पाउडर कर लीजिए, कंपोजिट सैंपल बना लीजिए। करना कुछ भी नहीं है। Add 0.005 to 0.15 gram approximately air dried soil in 5 sterile petri plates। उनको थोड़ा सा एयर ड्राई कर लीजिए सॉइल को, मॉइस्चर न रह जाए। और इतना अमाउंट 0.005 से लेकर के 0.15 ग्राम सॉइल को आप पेट्री प्लेट में डायरेक्टली डाल दीजिए। स्टेराइल कूल्ड लूप या ट्रांसफर नीडल की हेल्प से आप उस सॉइल को स्टेरिलाइज्ड पेट्री प्लेट्स में डाल देंगे। अब ऐड, पहले आपने ये लूप होते हैं, अभी दिखाऊंगी लूप और ट्रांसफर नीडल कैसे होते हैं, उनकी हेल्प से आपने इतना सॉइल को पेट्री प्लेट्स में डाल दिया।
अब उन पेट्री प्लेट में आप क्या डालेंगे, पहले माने आपने इनोकुलेशन पेट्री प्लेट्स में कर दिया है सैंपल से, अब उसके ऊपर हमको डालना है मेल्टेड कूल्ड 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे मीडियम सप्लीमेंटेड विद स्ट्रेप्टोपाइल पेनिसिलिन 10 मिलीग्राम एंड रोज बेंगाल उसमें डाला जाएगा सॉइल को, और इनोकुलेटेड पेट्री प्लेट्स पे आप ये डाल देंगे, मीडिया डाल देंगे, और मीडिया सप्लीमेंटेड होगी रोज बेंगाल से, है ना। अब इनोकुलेशन लूप या इनोकुलेशन नीडल्स क्या होते हैं, ये इनोकुलेशन लूप या नीडल नाइक्रोम या प्लेटिनम के बने हुए होते हैं, ये लूप है इनोकुलेशन के काम आता है, और ये इनोकुलेशन नीडल्स है, इनको स्टेरिलाइज किया जाता है स्पिरिट लैंप या बुनसन बर्नर पर, और उसके बाद में उसको हमेशा यूज किया जाता है। हमेशा जब आप पोरिंग कर रहे हैं या इनोकुलेशन कर रहे हैं या आइसोलेशन करते हो तो हमेशा बुनसन बर्नर या स्पिरिट लैंप जलती रहनी चाहिए, ताकि उसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर हो वो माइक्रोब से फ्री हो, स्टेरिलाइज्ड एक एटमॉस्फेयर बने। दो आप वर्क कर रहे हैं लैमिनार फ्लो में, तब पे भी आपको स्पिरिट लैंप जलाए रखना होता है, और रह रह करके जब भी यूज करना हो तो इनको आप जो उसका हॉटेस्ट पॉइंट होता है उस फ्लेम का ब्लू पॉइंट, वहां पर इनको स्टेरिलाइज करते हैं, रेड हॉट जब ये हो जाते हैं तब उसके बाद में इनको यूज किया जाता है। तो रोज बंगाल में की बात मैंने की, तो ये रोज बंगाल क्यों यूज किया जाता है अगार में, तो रोज बंगाल क्लोरोफेनिकोल अगार इज अ सेलेक्टिव मीडियम फॉर द इन्यूमरेशन ऑफ मोल्ड्स फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ सैंपल्स। इसमें क्लोरम फेनिकोल डाल देने से मीडियम क्या हो जाता है, न्यूट्रल पीएच हो जाता है। सेलेक्टिव अगार सेलेक्टिव एजेंट की तरह से काम करता है, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को कम कर देता है। अधिकतर फंजाई के आइसोलेशन में रोज बंगाल मीडियम यूज किया जाता है, उसमें क्लोरोफेनिकोल पड़ा होता है, जिसकी वजह से वो सेलेक्टिव हो जाता है और बैक्टीरियल ग्रोथ को सप्रेस कर देता है, और मीडियम जो होता है इसका न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल पीएच। pH 6 is good for most of the fungi. Slightly acidic medium चाहिए होता है फंजाई की ग्रोथ के लिए, और बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम चाहिए होता है। तो जो सॉइल से या वाटर से आइसोलेट कर रहे हैं उसके लिए pH आपका 6 ठीक है, लेकिन अगर आप प्लांट पैथोजन को आइसोलेट कर रहे हैं तो उससे भी ज्यादा एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। और बैक्टीरिया के लिए देखिए ऑप्टिमम पीएच रेंज जो है 6.5 टू 7.5 है, बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम पीएच रेंज। हाँ, फिर है डिस्पेंस सॉइल पार्टिकल्स थ्रू आउट द मीडियम बाय जेंटल रोटेशन ऑफ द पेट्री डिशेस, ठीक है। अलाउ द पेट्री प्लेट्स टू सॉलिडिफाई, जिसमें हमने सॉइल सैंपल डाल दिया था और उसके ऊपर हमने मीडिया डाल दिया था, उसको हम धीरे धीरे हिला करके सॉइल सैंपल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और पेट्री प्लेट्स को छोड़ देंगे जिससे कि वो सॉलिडिफाई हो जाए, और सॉलिडिफाई होने के बाद में हम इंक्यूबेट कर देंगे उन पेट्री प्लेट्स को इन्वर्टेड पोजीशन में 15 डेज के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ऑब्जर्व द प्लेट्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ द फंगल कॉलोनीज आफ्टर 3 डेज ऑफ इंक्यूबेशन एंड कंटिन्यू टिल 15 डेज। हर 3 दिन के बाद में आप ऑब्जर्व करेंगे कि फंगल कॉलोनीज उस पर दिख रही है कि नहीं। अगर दिख रही है तो 3 दिन के बाद से आप कॉलोनीज को काउंट करना शुरू कर सकते हैं, और 15 दिन तक आप नंबर ऑफ कॉलोनीज को काउंट करते जाइए, और जितने भी कॉलोनीज आ गई हैं उनको प्यूरिफाई करिए। प्यूरिफाई वेरियस फंगल आइसोलेट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन अप टू स्पीशीज लेवल। अब यहाँ तक था आपका कि आइसोलेशन आपने सॉइल से किया बाय सीरियल डाइल्यूशन मेथड, और एक बहुत सबसे आसान मेथड था वार कप मेथड, जो कि डायरेक्टली सॉइल को मीडिया में मिक्स कर देना है और फिर ग्रोथ कॉलोनी ग्रोथ फंगल कॉलोनी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है 15 डेज तक। अब है एक स्पेशल टाइप के स्पोर्ट्स पाए जाते हैं सॉइल में, उनको हम वार्म स्पोर्ट्स कहते हैं। दीज आर द स्पोर्ट्स ऑफ माइकोराइजल फंजाई, जिनको हम कहते हैं वेसिक्यूलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजल फंजाई।
तो इन वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई को लेबोरेटरी में किसी भी तरह के कल्चर पर, इसके लिए कोई मीडिया नहीं होता है कि जिनको कि हम आइसोलेट करें और मीडिया में डाल दें और फिर जब उनकी ग्रोथ हो तो हम उनको स्टडी करें। इनके लिए कोई इस तरह का मीडियम होता नहीं है, इनके लिए सॉयल ही नेचुरल मीडियम होता है। तो सॉयल में प्लांट्स के एसोसिएशन में पाए जाते हैं, प्लांट रूट के आसपास की रूट्स सॉइल को इकट्ठी कर लिया जाता है और उसके बाद में इस तरह के फंजाई के स्पोर्स को हम सॉइल से स्टडी करते हैं। तो ये वार्म फंजाई होते क्या हैं? The worm fungi belong to the family Endogonaceae zygomycetes. फाइकोमाइसिट्स आपने पढ़ा होगा एमएससी प्रीवियस में। तो लोअर फंजाई है, फाइकोमाइसिट्स की ही एक क्लास है जाइगोमाइसिट्स। जाइगोमाइसिट्स में ही एक फैमिली है एंडोगोनेसी। तो ये जो वार्म फंजाई होते हैं ये एंडोगोनेसी को ही बिलोंग करते हैं। तो these are among the more common and widely distributed of the soil-borne fungi. एंडोगोन, ग्लोमस, गीगास्पोरा, एकेलोस्पोरा, ग्लेजिएला, एंट्रोमोफॉस्फोरा, ये जो है ये कुछ एक कॉमन वार्म फंजाई है। माइकोराइजा वार्म पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले ले कि व्हाट आर माइकोराइजा। तो माइकोराइजा तीन या चार तरह के होते हैं। जैसे एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा कहाँ पर पाए जाएंगे? सरफेस रूट्स पर पाए जाएंगे। हायर प्लांट्स हैं या जैसे कि कभी ब्रायोफाइट्स और टायरोडोफाइट्स पर भी फंगल कॉलोनाइजेशन होता है, उनमें भी इस तरह के फंजाई पाए जाते हैं। तो हायर प्लांट्स हो गए या फिर लोअर प्लांट्स हो गए, उनके सरफेस पर, रूट के सरफेस पर जो फंजाई कॉलोनाइज होते हैं उनको हम एक्टोमाइकोराइजल फंजाई कहते हैं। ये एक तरह का हर्टिंग नेट बना लेते हैं एपिडर्मल सरफेस पर। तो एक्टोमाइकोराइजा को बनाने के लिए हायर फंजाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि बेसिडियोमाइसिटस फंजाई। इसी तरह से एक्टोमाइकोराइजा तो एकदम सरफेस पर होगा प्लांट की एपिडर्मल लेयर पर। इंडोमाइकोराइजा ऐसे फंजाई होंगे जो कि अंदर फंगस पर इन्वेड कर जाते हैं और जैसे रूट्स, ऑर्किड्स के रूट पर एपिडर्मल लेयर और कॉर्टिकल लेयर में भी अंदर तक चले जाते हैं। एक्टेंडोमाइकोराइजा हर्टिंग नेट तो बनाते हैं। हर्टिंग नेट क्या होती है? कॉर्टिकल लेयर पर या एपिडर्मल लेयर पर जो फंगल कवरिंग बन जाती है उसी को हम हर्टिंग नेट कहते हैं। तो एक्टेंडोमाइकोराइजा हर्टिंग नेट तो बना लेते हैं, बाहर बाहर कवरिंग तो बना लेते हैं, लेकिन वो रूट्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते हैं। फिर चौथे तरह के हैं आपके वेसिक्यूलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा, जिनको हम वार्म कहते हैं शॉर्ट में। ये है पेनिट्रेटिंग हाइफी ऑफ द फंगस इन द कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स तक पहुंच जाते हैं और कॉइल्ड या फाइनली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल्स के अंदर, जिनको कि हम सेल्स के बीच में या सेल्स के अंदर, जिसको कि हम आर्बस्क्यूल्स कहते हैं, या ये हॉस्टोरियल ब्रांचेस होती हैं। तो क्या है माइकोराइजी? फंगल रूट्स है। They show mutualistic relationship between fungus and plants. Fungus is dependent on the plant for nutrient and water uptake, and fungus is responsible for the nutrient and water uptake for plant, and in return plants give carbohydrates for the fungal growth. तो ये कैसा रिलेशनशिप हो गया? म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हो गया। इसको माइकोराइजो के लिए कई एक तरह के फंजाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब जाइगोमाइकोटा लोअर फंजाई है, और एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा, इस तरह के तीन तरह के फंजाई माइकोराइजा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये माइकोराइजल रिलेशनशिप इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल रोल, है ना। इकोलॉजी में जो सॉइल की इकोलॉजी है, जो सॉइल का इकोसिस्टम है, उसके लिए ये माइकोराइजल फंजाई प्लांट्स के लिए अगर देखा जाए तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए ये एक रूट का टीएस है, तो टीएस में दिख रहा है ये नॉन माइकोराइजल रूट का पोर्शन है, ये एक्टोमाइकोराइजल पोर्शन है। एंजियोस्पर्म में एक्टोमाइकोराइजल पोर्शन दिखाया गया है और जिम्नोस्पर्म में एक्टोमाइकोराइजल पोर्शन दिखाया गया है। इस तरह से हर्टिंग नेट इस तरह बनी, बाहर भी कॉलोनाइजेशन है और सेल्स के बीच बीच में भी है, और इस तरह से फंगल हाइफा बने हुए हैं। और ये आर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई मतलब
वार्म फंजाई है, यहाँ पर ये आर्बस्क्यूल्स यहाँ पर बने हुए हैं और ये बाहर इस तरह से बना हुआ है। फिर ये देखिए एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में दोनों ही में वार्म फंजाई पाए जा रहे हैं। एक्सटर्नल हाइफा, मेंटल हाइफा कॉर्टिकल लेयर पर, हर्टिंग नेट यहाँ पर बनी है कॉर्टिकल सेल्स में और सेल्स के चारों तरफ हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स की सेल्स है और ये एंडोडर्मिस है। फिर ये देखिए एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा में डिफरेंस दिखाया गया है। एक्टोमाइकोराइजा एकदम सरफेस पर है, एपिडर्मल लेयर है और कॉर्टेक्स में कुछ एक पहुंची हुई है, हर्टिंग नेट तो बना है लेकिन ये क्या है कि अंदर पेनिट्रेट, सेल के अंदर नहीं जाती है, फंगल शीथ बनी हुई है। एंडोमाइकोराइजा में देखिए वार्म आपको अच्छे से दिखाई देगा, इसमें जो फंजाई अंदर जा, फंगल हाइफा कॉर्टिकल सेल्स के बीच में जाता है और कॉर्टिकल सेल्स के अंदर पेनिट्रेट होके आर्बस्क्यूल हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। इस हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर को हम आर्बस्क्यूल्स कहते हैं और कुछ एक जाकर के इस तरह से हाइफा वेसाइकल्स बना लेती हैं। ये वेसाइकल्स कुछ रेस्टिंग बॉडीज की तरह से काम करती हैं, कभी ये स्पोर्स की तरह से काम करती हैं और जो एडवर्स कंडीशन में जब रूट की रॉटिंग हो जाती है तो ये सर्वाइव करती हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपका वार्म फंजाई, इस तरह रहते हैं। अब माइकोराइजल एसोसिएशन से प्लांट को क्या फायदा होता है? ये नॉन कॉलोनाइजेशन है और ये कॉलोनाइज ऐसा प्लांट है, ऐसा पोर्शन है प्लांट का जो कि जिसमें कि वार्म फंजाई का कॉलोनाइजेशन है। तो क्या फायदा हो रहा है इससे प्लांट को? इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फॉलियर पैथोजन, इंक्रीज्ड ड्रॉट रेजिस्टेंस, तो ये वार्म फंजाई की वजह से इंक्रीज्ड सॉल्ट टॉलरेंस, सार लाइक रिस्पॉन्स, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर वाया आर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं सारे न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं सॉइल में, लेकिन द प्लांट इज नॉट एबल टू गेट ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स इन एब्सेंस ऑफ माइकोराइजल फंजाई। दिस इज द रीजन दैट इज फॉस्फेट डिप्लीशन जोन। फॉस्फेट और मिनरल एब्जॉर्प्शन ही इनका मेन काम होता है ना, माइकोराइजल फंजाई का या वार्म फंजाई का। और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर इन्फेक्शन है वार्म फंजाई का, तो देखिए जिंक भी आसानी से एब्जॉर्ब हो जा रहा है, फॉस्फेट भी एब्जॉर्ब हो जा रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ा हुआ है, अमोनियम आयन चले जा रहे हैं, तो लोकल रेजिस्टेंस टू रूट पैथोजेंस अधिक है वार्म इन्फेक्टेड प्लांट्स में। हैवी मेटल टॉक्सिसिटी से भी इन्हें रेजिस्टेंस मिलता है, सिस्टमिक रेजिस्टेंस टू रूट पैथोजेंस। और अगर ऐसा देखा जाए कि कोई प्लांट जिसमें कि माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जा रहा है और कुछ प्लांट जिनमें कि नहीं पाया जा रहा, तो जो ड्राई वेट देखा जाता है प्लांट्स का, तो जिनमें वार्म इन्फेक्शन है या माइकोराइजल एसोसिएशन है उनका ड्राई वेट ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि जो जिन प्लांट्स में माइकोराइजल एसोसिएशन होता है वो ज्यादा हेल्दी होते हैं इन कंपैरिजन टू द प्लांट्स दैट आर नॉट इन्फेक्टेड बाय द माइकोराइजल फंजाई। यहाँ पर देखिए इसमें क्लियरली विजिबल है कि दीज आर द वेसिकल्स फॉर्म्ड बाय द वार्म फंजाई, कॉर्टिकल सेल्स है और ये आर्बस्क्यूल्स बने हैं। इन्हें माइकोराइजल एसोसिएशन, ये जो माइसीलिया आपका दिख रहा है, हाइफा है, अब इन हाइफा से यहाँ पर क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं, है ना, जिनको कि हम सॉइल से इकट्ठा कर रहे हैं, जिनको कि हमको लेना है सॉइल से, आइसोलेट करना है टू आइडेंटिफाई देम। तो ये क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं जिनको कि हम आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू मेथड्स टू आइसोलेट द वार्म फंजाई, आइदर बाय सीविंग और बाय फ्लोटेशन मेथड। दो मेथड्स हैं। तो आसान मेथड जो है, या तो उनको छान करके, मिट्टी को छान करके आप उन स्पोर्ट्स को ले ले, या फिर उन स्पोर्ट्स को तैरा दे पानी में, है ना। दो मेथड है। तो दोनों मेथड्स क्या क्या है इसको हम देखते हैं। सीविंग मेथड, सीविंग माने कि सॉइल को छान करके किस तरह से स्पोर्ट्स को हम पाएंगे। पहला है टेक 200 ml वाटर इन 500 ml बीकर। 200 ml वाटर को हम एक 500 ml वॉल्यूम के बीकर में हम ले लेते हैं। हीट द वाटर टू 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पानी को गर्म कर लीजिए। Add 50 ग्राम of soil and mix well until all soil aggregates disappears to leave a uniform suspension। 15 ग्राम सॉइल को उस पानी में आपने डाल दिया
और उसको घोल दिया, एग्रीगेट डिसअपियर, जो उसका कोएगुलेटेड पोर्शन था, जो एग्रीगेट सॉइल एग्रीगेट्स थे उसको आप हटा दीजिए। 50 ग्राम सॉइल को 200 ml वार्म वाटर में आपने डाल दिया। अलाउ द हेवियर पार्टिकल्स टू सेटल डाउन, अब उसको छोड़ दीजिए, जो भारी पोर्शन है वो नीचे सेटल कर जाएगा। Decant most of the suspension through a 710 millimicron sieve. अब जब हम माइक्रोराइजा को स्टडी करते हैं, उनके स्पोर्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो अलग अलग पोर साइज की सीव्स मिलती है, मेटालिक होती हैं, उसमें मेटालिक ही सीव होती हैं, उनके पोर साइज अलग अलग होते हैं, कई तरह की होती हैं। जैसे तो हम जो पहले यूज कर रहे हैं उसको सीविंग के लिए, तो हम 710 मिली माइक्रोन का सीव यूज करेंगे टू रिमूव द लार्ज ऑर्गेनिक मैटर एंड रूट्स, उसको हमने हटा दिया इससे छान करके। फिर हम उसमें क्या करेंगे, फर्दर ऐड 200 ml ऑफ वाटर टू द सस्पेंशन, जो हमें सस्पेंशन में जो रेसिड्यू थे उसको हटा दिया, जो फिल्ट्रेट था जो सस्पेंशन के फॉर्म में रहा उसमें हमने फर्दर 200 ml ऑफ वाटर डाल दिया। डिकेंट द सस्पेंशन थ्रू 710 मिलीमाइक्रोन sieve, फिर से हम उसको 710 मिलीमाइक्रोन के sieve से फर्दर उसको हम फिल्टर कर दे रहे हैं। फिल्टर करने के बाद डिकेंट दिस थ्रू, अब देखिए बार बार उसको छानते जाना है हमको। एक बार हमने 710 मिलीमाइक्रोन sieve से फिल्टर कर दिया, फिर 250 से करेंगे, फिर 750 से करेंगे, फिर 45 मिली माइक्रोन sieve से, इस तरह से हम सिक्वेंशली उनको छानते चले जाएंगे। और छानने के बाद में कलेक्ट ऑल द रेसिड्यू ऑन द 45 मिली माइक्रोन sieve, जो लास्ट में हमें रेसिड्यू मिला है 45 मिली माइक्रोन वाली sieve का, उस रेसिड्यू को हम कलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसीजर होता है। हम लोगों ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हम लोगों को उस समय में 9 मैंने किया था, हाँ 96 में मेरी एमएससी थी, तो उस समय हमने पार्ट 1 से ही हम लोग को डिसर्टेशन मिल जाया करता था। तो उस समय हम लोग ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते थे, जगह जगह से सॉइल लाते थे, वहां पहाड़ों में चढ़ चढ़ करके सॉइल कलेक्ट करते थे, उसको फिर ला करके लैब में इस तरह से सीव करते थे, और फिर उस तरह ये माइकोराइजल फंजाई को देखते थे। बहुत ही खूबसूरत सॉइल के अंदर से जब स्पोर्स मिलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह से हमने इसको छान लिया। अब वॉश द रेसिड्यू वेल विद वाटर एंड कलेक्ट द स्पोर्स, उन स्पोर्स को हमने कलेक्ट कर दिया। ठीक है, और कलेक्ट करने के बाद में उसके बाद हम जब स्पोर्ट्स को, यहाँ पर ये जो सीविंग मेथड था यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। इस तरह से ला के हम बार बार सॉइल को धो के छान करके जो रेसिड्यू मिला उसको हमने कलेक्ट कर लिया, और उस रेसिड्यू में इसको हम अलग से, इनका स्टेनिंग प्रोसेस होता है, वो अब नहीं इस समय बहुत डीप में जाएंगे। तो स्पोर्ट्स को स्टेन करने के बाद में उससे उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर लिया जाता है। तो ये रही सीविंग मेथड। सीविंग मेथड के बाद में फ्लोटेशन मेथड, उन स्पोर्ट्स को फ्लोट करा दिया जाता है। तो फ्लोट करके जो आते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, उनको कलेक्ट करके हम स्टडी करते हैं। तो प्रोसेस इसका क्या है, टेक 20 ग्राम ऑफ सॉइल इनटू ब्लेंडर, 20 ग्राम सॉइल को लेके आप ब्लेंडर में चला लीजिए। Blend the blender at high speed for 1 to 2 minutes to free spores attached to the roots. Roots पर मैंने दिखाया ना किस तरह से स्पोर्स या क्लेमाइडोस्पोर्स वार्म फंजाई के लगे हुए होते हैं। तो उन रूट्स से, उस हाइफा से तोड़ने के लिए उसको हाई स्पीड पे 1 या 2 मिनट के लिए चला लिया जाता है, जिससे कि अटैच्ड स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाए। अब pass the contents of the blender through a fine sieve and wash the material thoroughly with a strong stream of water. जितना भी मैटर है उसको आप पानी से वॉश कर लीजिए। Add 10 ml of 20% sucrose into a clean centrifuge tube. अब इसमें हमको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब ले ली, 10 ml 20% सुक्रोज सॉल्यूशन डाला, फिर उसी में हमने 10 ml 40% सुक्रोज सॉल्यूशन डाला, और फिर 60% सुक्रोज सॉल्यूशन डाल दिया हमने सेम एक ही सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। क्योंकि एक में इसलिए डाल रहे हैं क्यों, देखिए एड 10 to 15 ml ऑफ द ब्लेंडेड सीविंग जो हमें मिला था उसको हम
उसी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल दे रहे हैं जिसमें कि हमने 20% सुक्रोज सॉल्यूशन डाला था। एक ही सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में आपने 20% सुक्रोज डाला, 40% और 60% डाला, उसी में आप डाल देंगे 10 to 15 ml ब्लेंडेड सीविंग्स। सेंट्रीफ्यूज करिए उस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को 300 RPM फॉर 3 मिनट। रिमूव डेब्रीज विच गैदर्स एट 20-40% इंटरफेस पर। जितनी भी डेब्रीज है आप उसको हटा ले रहे हैं। आप देखिए ये ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है, तो अलग अलग ग्रेडियंट बनेंगे, अलग अलग इंटरफेस। जैसे हमने 20, 40, 40, 60 लिया, तो उसके जो इंटरफेसेस है वहां पे हमको डेब्रीज मिल जाएंगे। तो जो इन दोनों के ट्रांजिशन पर मिलेगा उसको हमने हटा लिया, और इस इंटरफेस पे जो मिला हमको रेसिड्यू या सुपरनेटेंट या जो सब्सटेंस हमको मिला, उन दोनों को हम लोगों ने हटा लिया। अब उन्हीं दोनों इंटरफेसेस पे हमको स्पोर्स मिले हुए हैं। इन दोनों इंटरफेस से अलग स्पोर साइज के मिलेंगे। ये 10 मिली माइक्रोन से लेकर के 200 मिली माइक्रोन तक के स्पोर साइज होते हैं वार्म स्पोर्स। तो उनको आपने अलग अलग तरह से, इस तरह से जो इंटरफेसेस से मिले उनको आपने अलग कर लिया, और रिंस स्पोर्स ऑन अ फाइन sieve विद अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर टू रिमूव सुक्रोज एंड कलेक्ट द स्पोर्स। अब ये स्पोर्स हमको दोनों तरह से मिल गए, सीविंग मेथड से भी मिल गए और हमको फ्लोटेशन मेथड से भी मिल गए। किसी भी मेथड से मिल जाए उसके बाद में हम इसको रिमूव कर लेंगे, और रिमूव करने के बाद में ऑब्जर्व करेंगे। एक और मेथड इसमें देखिए किस तरह से सॉइल सैंपल लिया गया है, इसको सीव कर जा रहा है। 750 मिली माइक्रोन सीव से रूट्स हटा दिए, फिर उसको 250 मिली माइक्रोन सीव से फिल्टर किया। आपको जो इसका फिल्ट्रेट मिला उसको हमने ए नाम दे दिया। फिर 100 मिली माइक्रोन से मिला बी, तो बी को यहाँ रख लिया, और 50 मिली माइक्रोन से मिला तो सी को यहाँ रख लिया। अब इसको सेंट्रीफ्यूज किया 5 मिनट्स तक 2000 RPM पर। सुपरनेटेंट जो होंगे उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, और जो बेस पर आ जाता है इसे हम पैलेट्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पैलेट्स कहते हैं। इन पैलेट्स को 50% सुक्रोज में डाल देंगे, और फिर तीनों का, ए बी और सी तीनों का अलग अलग सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, यहाँ पर इन्होंने अलग अलग दिखाया हुआ है। तो 50% में सुक्रोज में डाला, और उसके बाद में 1 मिनट तक इसको 2000 RPM पर सेंट्रीफ्यूज कर दिया। अब क्या कर देंगे, इसके पैलेट्स को डिस्कार्ड कर देंगे, है ना। और सुपरनेटेंट जो बना मिला, इस सुपरनेटेंट को ए का अलग, बी का अलग और सी का अलग, सब सुपरनेटेंट को अलग अलग हम क्या कर लेंगे, छान लेंगे, और छानने के बाद में वैक्यूम से फिल्टर कर लेंगे। वैक्यूम फिल्टर क्या होता है, इस तरह से एक कोनिकल फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर इसकी एक ट्यूब बनी होती है ग्लास की, और उसमें पाइप लगाया होता है, और वैक्यूम से उसको पंप से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है और फिल्ट्रेशन बहुत इजीली जल्दी से हो जाता है। तो इस तरह से हर एक पोर्शन को जब हम फिल्टर करेंगे तो अलग अलग पोर साइज के अलग अलग फ्रैक्शन से हमको स्पोर्स मिल जाएंगे, जिनको हम सेपरेटली रख लेंगे और उनको फिर स्टडी करेंगे। तो अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग पोर साइज के स्पोर्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पर 50 to 100 मिली माइक्रोन मिला, यहाँ 100 to 250 माइक्रोन, इस तरह से हमको स्पोर्स मिल गए हैं। तो इन स्पोर्स को हम फिर स्टडी करते हैं। Observe the worm spores and identify the genera, consulting the monographs of Endogoniaceae. The Endogoniaceae, जैसे कि ये मोनोग्राफ एक है, The Endogoniaceae in the Pacific Northwest by J.W. Jerdman and James M. Trappe, Mycologia Memoir नंबर 5 1974 का है, 76 पेज पर ये है। इस तरह से ये है आपके वार्म स्पोर्स, बहुत ही कलर्ड, बहुत ही स्कल्पचर्ड, इनकी सरफेस बहुत ही खूबसूरत होती है, बड़े खूबसूरत दिखते हैं जब ये मिलते हैं सॉइल से माइक्रोस्कोप के अंदर, बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे ये गीगास्पोरा का है, सब गीगास्पोरा डिफरेंट स्पीशीज है। ग्लोमस के स्पोर्स है, ठीक है, ग्लोमस के स्पोर्स है, इस तरह से स्पोर्स दिखेंगे माइक्रोस्कोप में। नाउ आइसोलेशन ऑफ फंजाई फ्रॉम राइजोस्फीयर। तो सॉइल से हमने अलग अलग तरह से हमने माइकोराइजल फंजाई का आइसोलेशन भी देख लिया। अब हम राइजोस्फीयर टर्म से आप जरूर इंट्रोड्यूस्ड होंगे। राइजोस्फीयर मींस क्या होता है,
The region of the soil immediately surrounding the roots of a plant together with the root surface. ऐसा एरिया है जो कि रूट्स के चारों तरफ हो, इंक्लूडिंग द रूट सरफेस, उसको हम क्या कहते हैं? राइजोस्फीयर। तो राइजोस्फीयर में फंजाई को किस तरह से आइसोलेट किया जाता है ना? द रीजन हैज स्लॉग्ड ऑफ पोर्शन ऑफ रूट्स, टिश्यूज एंड रूट एक्सुडेट्स। जब प्लांट अपनी लिविंग स्टेट में होता है तो उसके रूट्स लगातार बनती रहती हैं और उसके अपर पोर्शन या एपिडर्मल पोर्शन हटता रहता है, स्लॉग्ड ऑफ होता रहता है या रूट्स की डेथ होती रहती है। और फिर अपने बायोलॉजिक मेटाबॉलिक प्रोसेस से, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से कुछ एक एक्सुडेट्स निकलते रहते हैं, कुछ एक सेक्रेशंस सॉइल में लगातार आते रहते हैं। तो इस रीजन में, राइजोस्फीयर रीजन में, रूट कई तरह के एक्सुडेट्स बनाएगा। उन एक्सुडेट्स में क्या क्या होता है? शुगर्स होंगे, एमिनो एसिड्स होगा, विटामिन्स होगा और भी ढेर सारे ग्रोथ फैक्टर्स होंगे। और ये सारी के सारी चीजें रिक्वायर्ड है किसको? सॉइल ऑर्गेनिजम्स को, जो कि रूट के एसोसिएशन में रूट्स के चारों तरफ ग्रो कर रहे हैं। अब एक होता है टर्म राइजोस्फीयर इफेक्ट। This rhizosphere effect is equal to rhizosphere to soil ratio. Rhizosphere effect is a ratio to the जितने ऑर्गेनिज्म आपके राइजोस्फीयर में उस समय है जबकि वो प्लांट ग्रो कर रहा है। मतलब कि ऑर्गेनिजम्स राइजोस्फीयर में जब वो प्लांट ग्रो कर रहा है, या फिर उस सॉइल से जिसमें कि प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, उसका एक रेशियो होता है। तो ये राइजोस्फीयर इफेक्ट वेरी करता है, बैक्टीरिया के लिए अलग होता है, फंजाई के लिए अलग होता है, एक्टिनोमाइसिट्स के लिए अलग होता है। और ये राइजोस्फीयर इफेक्ट प्लांट जब की एज के हिसाब से बढ़ता जाता है। जब प्लांट जर्मिनेट करेगा सीड तो राइजोस्फीयर इफेक्ट कम रहेगा, मतलब कि उसके एसोसिएशन में माइक्रोब्स कम आ रहे हैं। धीरे 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 जैसे वो जर्मिनेट होकर सीडलिंग बनेगा, सीडलिंग बनने के बाद में जब वो ग्रो कर जाएगा तो उसके एसोसिएशन में, उसके रूट्स के इफेक्ट से, उसके रूट सेक्रेशन से नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में बढ़ते चले जाते हैं। ये तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ खूब अच्छी होती है, पूरी तरह से प्लांट ग्रो कर जाता है। और धीरे 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 जब प्लांट की एजिंग शुरू होती है, फ्रूटिंग वगैरह के बाद में जब उसमें सेनेसेंस शुरू होता है, तब नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल से धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो राइजोस्फीयर इफेक्ट यंग प्लांट के लिए ज्यादा होगा, ओल्डर प्लांट के लिए राइजोस्फीयर इफेक्ट कम होते जाता है। तो कहने का मतलब है कि प्लांट है तो उसके चारों तरफ, उसके रूट के चारों तरफ से माइक्रोब्स ज्यादा होंगे। अगर प्लांट नहीं है तो सॉइल में माइक्रोब्स का नंबर कम होगा। प्रोसीजर किस तरह से हमको राइजोस्फीयर से फंजाई को आइसोलेट करना है? कलेक्ट रूट एंड सॉइल सैंपल्स फ्रॉम अनकल्टिवेटेड प्लॉट्स इन स्टेराइल पॉलीथीन बैग्स। सॉइल से रूट भी ले लेनी है और सॉइल सैंपल भी ले लेना है। अनकल्टिवेटेड प्लॉट होना चाहिए। कल्टिवेटेड प्लॉट होगा तो उसमें तो फिर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के यूज से माइक्रोब्स पे असर पड़ा होगा, तो हो सकता है माइक्रोब्स किस तरह हो कह नहीं सकते। और नेचुरल अनकल्टिवेटेड प्लॉट से लाएंगे तो आपको सही मायने में माइक्रोब्स की स्टडी आप कर पाएंगे। तो सेपरेट राइजोस्फीयर सॉइल फ्रॉम 5-6 रूट्स विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश इन अ पेट्री प्लेट। रूट से आपने पेट्री प्लेट में सॉइल को कलेक्ट कर लिया। Add 10 gram of rhizosphere soil in 100 ml sterile water blank and shake it for 15 minutes on a magnetic shaker. Magnetic shaker पर आप राइजोस्फीयर सॉइल को 100 ml वाटर में डाल करके शेक कर लीजिए 15 मिनट तक। Prepare cereal dilutions 10 to the power minus 2 to 10 to the power minus 6। यहाँ पर आपका क्या बन गया? 10 to the power minus 1 डाइल्यूशन यहीं पर बन गया, क्योंकि 10 ग्राम को आप 100 ml या बल्कि 90 ml आपको लेना था। 90 ml अगर लेंगे तो 10 to the power minus 1 डाइल्यूशन यही बन गया। अब इसी में से आप 10 to the power minus 2 और 10 to the power minus 6 डाइल्यूशन बना लीजिए।
10⁻⁻2 से 10⁻⁻6 डाइल्यूशन, इस डाइल्यूशन से आप बना लीजिए उसी सॉइल का। ट्रांसफर 1 ml each dilution 10⁻⁻4 to 10⁻⁻6 to sterile petri plates। हर एक के लिए आप 3 रेप्लिकेट्स रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पोर द मेल्टेड, ये आप सब आपने सैंपल उसी तरह से सीरियल डाइल्यूशन मेथड की तरह से ही पेट्री प्लेट में इनोकुलेट कर दिया और उसके ऊपर से आप मेल्टेड कूल अगार या ज़ेपेक्सडॉक्स मीडियम या सबेरॉइड अगार मीडियम, तीनों में से कोई भी मीडियम आप यूज कर सकते हैं, सप्लीमेंटेड विद 10 मिलीग्राम ऑफ स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन। Incubate the CDA plates at 25 डिग्री सेंटीग्रेड in an inverted position for 7 days, है ना। तो इस तरह से आपका राइजोस्फीयर वाले रूट के चारों तरफ सॉइल में जो माइक्रोब्स पाए गए, जो माइसीलिया पाया गया, उसको इस तरह से आप आइसोलेट कर सकते हैं। अब रूट के सरफेस में माइक्रोफ्लोरा या उसके सरफेस में कोई फंजाई अगर लगा हुआ है तो उसको कैसे आप आइसोलेट करेंगे? तो उस सरफेस को राइजोस्फीयर माने कि रूट्स के चारों तरफ का एरिया सॉइल का, और राइजोप्लेन माने कि सरफेस को ही राइजोप्लेन कहा जाता है। वहां से आप किस तरह से आप माइसीलिया को या स्पोर को किस तरह से आइसोलेट करेंगे? तो टेक root pieces from the first dilution in screw cap bottles with 100 ml sterile water and shake it well. Serial washings 10 to 20 times आप वॉश करते जाइए रूट्स को स्टेरिलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर से, जब तक कि रूट सेल्स आपको, रूट सरफेस आपको साफ न दिखाई देने लगे। प्लेट द वॉश्ड रूट्स, अब पूरी की पूरी सॉइल को नहीं यूज करना है, क्योंकि हमको कहाँ से माइक्रोब को, फंजाई को कहाँ से आइसोलेट करना है? सॉइल के सरफेस से। तो जो सरफेस पे होगा, माना कि है फंजाई, उसका कुछ ना कुछ इन्फेक्शन या कुछ ना कुछ पोर्शन उस रूट से लगा हुआ है। तो प्लेट द वॉश्ड रूट्स ऑन ज़ेपेक्सडॉक्स अगार मीडियम, रूट्स को ही हमने ज़ेपेक्सडॉक्स मीडियम में रख दिया। Incubate the plates for 7 days at 25 degree centigrade in an inverted position for 7 days। उल्टे करके, अपसाइड डाउन करके आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उन पेट्री प्लेट्स को, जिनमें कि 15 ml मीडिया होगा, वो सॉलिडिफाई हो गया होगा, और उसके ऊपर आपने क्या रख दिया था? वो रूट्स के कटिंग को, जिनको कि आपने सीरियली वॉश किया है कई बार। उन रूट्स पर कोई ना कोई फंजाई जरूर एसोसिएटेड होगा, और वो 7 डेज के बाद में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप इंक्यूबेट करके निकालेंगे, तो 7वें दिन आपको उससे अटैच्ड, ये उसमें लगे हुए जितने फंजाई होंगे वो उस पर ग्रो कर जाएंगे। उनको आप ऑब्जर्व कर लीजिए और उनको फर्दर आप आइसोलेट कर दीजिए। फिर है आइसोलेशन ऑफ फंजाई फ्रॉम फिलोस्फेयर या फिलोप्लेन। ये दोनों टर्म्स जो है, फिलोस्फेयर और फिलोप्लेन, समझ गए होंगे, मतलब कि लीफ सरफेस के चारों तरफ का हिस्सा बहुत थोड़ा सा है, लीफ के चारों तरफ बहुत छोटा सा एरिया, या फिर लीफ के सरफेस पर जो एरिया है उसको हम फिलोस्फेयर कहते हैं। फिलोप्लेन और फिलोस्फेयर दोनों इंटर कन्वर्टिबल होता है, दोनों को एक ही तरह से यूज किया जाता है, क्योंकि सरफेस को ही जनरली फिलोप्लेन या फिलो सरफेस कहा जाता है। Philoplane is a natural habitat on leaf surface which supports heterogeneous population comprising both pathogen and non-pathogens। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलोस्फेयर होता है। इसमें क्या क्या ऑर्गेनिजम्स होंगे? यीस्ट है, फिलामेंटस फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीड्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड इवन फर्न्स आर प्रेजेंट ऑन द फिलोप्लेन। कभी आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते होंगे, या फिर कई एक डॉक्यूमेंट्री वगैरह इसमें आप देखते होंगे टीवी वगैरह पर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से रिलेटेड। तो वहाँ की डेंस वेजिटेशन में आप लीफ के ऊपर फर्न्स को और ब्रायोफाइट्स को ग्रो करते देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं कि लीफ के ऊपर कैसा ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें कि फर्न भी ग्रो कर जाता है, बहुत तरह के ब्रायोफाइट्स लीफ पर ग्रो कर जाते हैं ना। तो इतना न्यूट्रिशन एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जिससे कि उसमें अदर ऑर्गेनिजम्स आसानी से ग्रो कर जाते हैं। लोअर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो छोड़ दीजिए, ब्रायो और टेरिडो तरह के भी प्लांट्स उसमें फिलोप्लेन पे ग्रो कर जाते हैं।
तो ये माइक्रोब्स करते क्या है? द माइक्रोब्स ऑफ फिलोप्लेन हैव एंटागोनिस्टिक एक्शन। एंटागोनिस्टिक एक्शन आप जानते होंगे, एक माइक्रोब अगर दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, कोई एडवर्स इफेक्ट दिखाता है, तो उसको एंटागोनिस्टिक एक्शन कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि हरी सब्जी है या जो फ्रेश फ्रूट्स आप लेके आ रहे हैं, तो उसको कभी भी धो के फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके सरफेस पर एंटागोनिस्टिक माइक्रोब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स के सरफेस पर यीस्ट पाई जाती है, जैसे पीशिया है, पीशिया ग्लोरीमंडी है नाम का यीस्ट होता है। इसी तरह से बेसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया होता है। ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के सरफेस पर, जिनकी वजह से जो पैरासिटिक या पैथोजेनिक इफेक्ट अदर माइक्रोब्स का होता है वो नहीं हो पाता है। तो जैसे पीशिया है या बेसिलस सबटिलिस तरह के स्ट्रेन है, बैक्टीरियल या यीस्ट स्ट्रेन है, इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल में बहुत ज्यादा आजकल इस पर रिसर्च होती है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज किया जाता है। तो फिलोप्लेन पर भी इस तरह के एंटागोनिस्टिक माइक्रोब्स बहुत सारे होते हैं, वो अपना एक्शन दिखाते हैं। और उसमें फंगल पैरासाइट्स भी होंगे, पैथोजेनिक पैरासाइट्स भी होंगे। ये पैरासाइट्स क्या करेंगे? अगर इनको इन्फेक्शन करना है तो ये प्लांट के सरफेस की वैक्स को या उसकी क्यूटिकल को लगातार डिग्रेड करते जाएंगे टू गेट एंट्री इनसाइड द प्लांट टू कॉज द इन्फेक्शन। और ये फाइटोएलेक्सिन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइटोएलेक्सिन्स तो जनरली हायर प्लांट्स से सेक्रेट किया जाता है। दीज फाइटोएलेक्सिन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस कंपाउंड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि होस्ट तब प्रोड्यूस करता है जबकि उसको बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस होता है, उस समय फाइटोएलेक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। और यही माइक्रोब्स जो है प्लांट मटेरियल अगर है लीफ सरफेस पर